अच्छा भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो। जी। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर का हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कौन क्या होती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा आई गेस ब्रीफ इंट्रो तो पहले भी दे ही चुका हूँ। ठीक है, वेक्टर और स्केलर। तो सबसे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। क्वांटिटी हम कहते हैं किसी भी चीज़ की मिकदार को या तादाद को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे कि यार ये 10 बंदे हैं, ठीक है, या ये 10 किलो चावल है, या ये 10 लीटर दूध है, और इनसे हमें खीर बनानी है, या फिर ये दस डब्बे हैं, या कोई भी एक्स वाई जी मैं आपको क्वांटिटी मिकदार बताऊं, तादाद बताऊं, तो वो आपके पास एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फिजिक्स में भी क्वांटिटीज होती हैं। मास एक क्वांटिटी हो गई, वेट एक क्वांटिटी हो गई, और फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी, टाइम एक क्वांटिटी हो गई। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। अब कुछ क्वांटिटीज में आपके पास डायरेक्शन होती है और कुछ में डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन मतलब कुछ क्वांटिटीज बताती हैं कि उनका रुख किस तरफ है। फॉर एग्जांपल वेट है। वेट एक क्वांटिटी है जो आपको बताता है कि यार मैं अर्थ की तरफ लग रही हूँ। वेट क्वांटिटी है जो आपको बताती है कि मैं अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ लग रही हूँ। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। कोई भी फोर्स जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगाता है वो वेट कहलाता है। ये बात सबको समझ में आती है। तो हर क्वांटिटी का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है जिससे वो एक्सप्रेस होता है कि वो कितनी है। ठीक है भाई, एक बात तो ये हो गई। फिर कुछ क्वांटिटीज का तो डायरेक्शन भी होती है। ये भी पता चल जाता है कि वो कितनी हैं और किस तरफ हैं। तो वो क्वांटिटी जो खाली मैग्नीट्यूड बताएं कि कितनी है, दैट इज दोज आर स्केलर क्वांटिटीज। और जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताएं वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। इस बात में किसी को मसला? ठीक है सर, एग्जाम्पल हो जाए बेटा, सबसे सादी सलीस एग्जाम्पल ले लूंगा। डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपको नहीं पता होता कितना घूमता घुमाते जाना है। ठीक है, ये घर है, ये स्कूल है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको पता होता है कि यार स्कूल से सीधा घर और घर से सीधा स्कूल। ठीक है, एकदम सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा याद रखना किसी भी चीज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो सर इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डोनेट करते हैं बट उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, और डिस्टेंस को खाली एस से डोनेट करते हैं और उसके ऊपर कोई एरो वगैरह नहीं लगाता। ये जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एस के ऊपर एरो लगाया होता है, ये इस बात की आगाही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर इसका मतलब ये कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी वजूद में आएंगी उन सब के ऊपर जो है वो आपका एरो होगा। ये बात भी सबको समझ में आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक इंट्रोडक्शन टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसके बाद आप चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की जानिब। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में सर बहुत आसान सी गेम है कि आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप किसी लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो डॉट्स के दरमियान उसको ज्वाइन कर देते हैं। वेक्टर को आप एक लाइन के ऊपर अगर आप एरो लगा दें तो आप ये एक वेक्टर शो कर रहे होते हैं। अच्छा सर, ये एक लाइन है, अब ये एक डिस्टेंस शो कर रही है या कि कोई भी क्वांटिटी शो कर रही है। अब ये तो खुद वेक्टर है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूं ए, और इसके ऊपर एरो लगा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी अब मुझे कभी लिखना होगा ना तो मैं ए के ऊपर एरो लगा के इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, और सर डायरेक्शन, सर ये जो एरो हेड है, ये लाइन जो है ये बता रही है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन रुख किस जानिब है। सही है, तो मैग्नीट्यूड भी साथ साथ आ गया, डायरेक्शन भी साथ साथ आ गई। सर आप कैसे मेजर करते हैं? हम बेटा ग्राफ पे भी मेजर करते हैं इसको। ठीक है, और भी हम इसको कंपास पे भी मेजर करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए। तो ये होगा ये आपकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब जरा इस पे थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। अब लेट्स से आपके पास, आपको पता होना चाहिए, आपके ग्राफ होता है। ग्राफ समझा रहा हूँ, वेक्टर से बाहर आ गया हूँ। ठीक है, ये ग्राफ में आपका एक्स एक्सिस होता है,
ये ग्राफ में आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है सर। एक्स एक्सिस जो होता है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो उस एक्सिस पे जो क्वांटिटीज आती हैं वो भी इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। सर मतलब मेरा कहने का मकसद बेटा ये कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, आप एक्स एक्सिस पे उसी को प्लॉट करेंगे जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। अब फॉर एग्जांपल तुम बात कर रहे हो अपने अम्मा अब्बा की, अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की, तो एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे अपने अब्बा को, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने आप को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दोगे, क्योंकि वाई डिपेंड करता है एक्स पे, आप डिपेंड करते हो अपने अब्बा पे, तो खुद को तुम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देना। इसी तरीके से जरा क्वांटिटीज में तमीज के बाद मैं जुबान में समझा देता हूँ। अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूँ तो मैं टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकता हूँ, बिकॉज टाइम वेट्स फॉर नोबडी। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरीके से हमारे पास टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और वाई एक्सिस पे कुछ भी आ जाएगा। हर चीजें जो टाइम पे डिपेंड करती हैं, कोई एक चीज थोड़ी है, ठीक है। तो ये सीन है। अब जैसे आपके पास वेट है और मास है, ठीक है, तो वेट और मास में से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? बेटा वेट और मास में से मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो मास है। मास डिपेंड नहीं करता वेट पे, वेट डिपेंड करता है मास पे। क्यों सर? W इक्वल्स टू mg, मास होगा तो वेट होगा, अगर मास ही नहीं है तो वेटिंग। समझ में आ रही है बात? तो मैं अगर इसकी प्लॉटिंग करूं तो मेरे पास मास जो है वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, वेट जो है वो वाई एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटीज हैं, आप आगे फिजिक्स में फर्दर पढ़ते रहोगे। तो वेक्टर पे आप इसी तरीके से आप वेक्टर में भी पढ़ते हैं। ये बात सबको समझ में आई जो मैंने अभी तक इतनी लंबी चौड़ी बात सबको बोली है? समझ में आई है? माहिन बिश्रा कशमाला सबको समझ में आई ये डायरेक्शन वाली बातें और ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाली बातें? सब माइक अनम्यूट करके बोलेंगे हाँ मुझे अब्दुल रहमान को समझ में आ गया, जसफात को समझ में आ गया, वही वाली लाइन सब बोलेंगे जल्दी। हरीवा को समझ में आ गया, कशमाला को समझ में आ गया, बुशरा को समझ में आ गया, माहिन को नहीं आया। अच्छा ठीक है, अभी सबको आ गया। अच्छा भाई, इसके बाद अब आपने करना ये है कि अब आ जाए सर वापसी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे। तो सर ये एक एरो है जो कि जानेब है एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में। इसके एरो हेड से आपने बता दिया कि सर इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर एरो मैं इस तरफ लगा देता तो आप बोल देते सर डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ठीक है सर, और इसका कोई ना कोई नाम भी होगा, इसका नाम आप ए ले लो, इसका नाम बी ले लो, इसका नाम सी ले लो, जो इसका नाम तुम्हें रखना है रखो शौक से, ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हो गई, कोई इतनी तोप नहीं है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब इसके तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने पड़ेंगे। इसको पढ़े बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं है नहीं है कोर्स में, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप आज ढंग से पढ़ेंगे तो 10th क्लास तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन 10th में आप जिससे भी पढ़ेंगे आप मुझको दुआ ज़रूर देंगे अगर आप आज की क्लास थोड़ी सी अटेंशन से अब ले लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को आसानी से समझ नहीं आती। मैथ्स की एक टोटली डिफरेंट ब्रांच है, ठीक है। और खैर एनीवेज, तो आप मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, आप ज़रा गौर से सुने मेरी बात, ठीक है। जैसे हमने वहीं से भाषण स्टार्ट होगा जहाँ से हर बार मैं कोई नई चीज़ पढ़ाते हुए भाषण स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। हम बचपन में सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक, सर 2 + 2 आंसर आता है 4, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। सर उसके बाद हम इसी तरीके से जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते जाते हैं। हमने रिसेंटली लॉग भी पढ़ा है, लॉगरिथम, ठीक है। ये एक टोटली डिफरेंट गेम है। इसमें मैथ्स का अर्थमेटिक का 4 जो है वो लॉग का 4 नहीं है,
बल्कि हमें लॉग टेबल में जाके 4 की वैल्यू अलग से ढूंढनी पड़ती है। सर इसी तरीके से अलजेब्रा का 4x अर्थमेटिक का 4 नहीं है, इसी तरीके से ज्योमेट्री का 4 डिग्री अर्थमेटिक का 4 नहीं है। तो सर मैथ्स में नंबर्स अपनी ब्रांच चेंज होने के बाद अलग वैल्यू एग्जिबिट करते हैं, अलग वैल्यू का आंसर अलग अलग देते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से आप आज मैथ्स की एक नई ब्रांच में दाखिल होने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का तस्वुर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, हम इसको सबसे पहले इसकी मतलब समझेंगे खालिस, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसको तोड़ो सिलेबल में तो एक लफ्ज है ट्राई, दूसरा लफ्ज है गोनो, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, फिर तीसरा लफ्ज है मेज, अबे सबको एक ही से कलर कर दिया। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोनो का मतलब है एंगल, साइड, वर्टेक्स, जो बोलना है बोलो, और मीट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी कि ये मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें आप 3 एंगल, 3 साइड या 3 वर्टेक्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सर 3 साइड, 3 एंगल, 3 उसके वाले कौन सा? एक ही सर शेप है ट्राइंगल, इसमें 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 साइड आ गई। सर ट्राइंगल के बाहर वाले इसको हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को एंगल कहते हैं, बाहर वाले को वर्टेक्स कहते हैं। ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है, और अंदर 3 इसी तरीके से अंदर 3 एंगल है। सही है, तो इसको हम कहते हैं, हम जब ट्राइंगल को पढ़ने जा रहे हैं तो हम बेसिकली अब जो मैथ्स की ब्रांच में दाखिल हो चुके हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। आप चेक करें कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्राइंगल के लिए मैथ्स में एक अलग से ब्रांच मुख्तस कर दी गई है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरी चीज समझें आप, एंगल क्या चीज होती है? एक सर्कल होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट होता है, सर्कल से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम सब जानते हैं कि हम इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो एक दफा किसी ने सवाल किया यार कि ये एक रेडियस हो गया, दूसरा रेडियस ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया, तीसरा रेडियस ये मैंने ड्रॉ कर दिया, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। सर आप तो इतनी जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ पे बीच में 3 आ गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा, 13वां ये रहा, 15वां ये रहा, 16वां ये रहा, 17वां ये रहा, 18वां ये रहा, 19वां ये रहा। ऐसी ही इस सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने बोला यार रेडियस नहीं, इसको हम डिग्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिग्री। तो जब ये सबसे नीचे था, स्ट्रेट था, एकदम फ्लैट था, यूं था, तो हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं 0 डिग्री, और हर नई लाइन पे हम कह देते हैं इसको, इसकी डिग्री बढ़ा देते हैं। तो जब हमने पहली लाइन मारी थी फ्लैट के आगे तो वो 1 डिग्री था, दूसरी मारी थी तो वो 2 डिग्री था, तीसरी मारी तो 3 डिग्री था। ऐसे उन्होंने कहा कि यार हम इस सर्कल में जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मार सकते हैं वो आपके पास 360 हैं। कितनी है? 360। तो किसी भी सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं। इसका मतलब ये लाइन जो बना रहा था मैं, ये 360 दफा मैं बना सकता हूं किसी सर्कल में। तो साइंटिस्ट ने बोला यार जब सर्कल में तुम यहां से लेकर यहां तक पहुंचे थे, इस टुकड़े में तुमने कितनी लाइनें ड्रॉ की थी? तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि यार इस टुकड़े से इस टुकड़े तक मैंने 90 लाइन ड्रॉ कर ली थी, तो तुम इसको 90 डिग्री बोल सकते हो। तो उसने बोला यार इसका मतलब जब एकदम सीधा नाक की सीध में एकदम सीधी लाइन बन रही होती है तो वहां पर 90 डिग्री कंप्लीट हो रही होती है। तो उसने बोला हाँ यार ऐसा ही है, मैंने जब मेजर किया तो 90 डिग्री ही कंप्लीट हो रही होती है। फिर उसने बोला यार जब तुम आधा बना चुके थे सर्कल को लाइनों के थ्रू तो कितनी डिग्री? उसने बोला यार 90 पहले की और यहाँ पर मजीद आकर 90 हो गई थी टोटल लाइन्स, तो 90 + 90 उसने बोला यहाँ तक 180 डिग्री हो गई थी।
फिर उसने बोला कि तीसरे क्वार्टर में, उसने बोला तुम पागल हो क्या, 2 दफा 90 है तो तीसरी दफा भी 90 होगा, तो 90 प्लस 90 प्लस 90, उसने बोला यहाँ तक आके 270, उसने बोला फर्दर 90 प्लस किया तो 360 डिग्री आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सब बच्चे माइक अनम्यूट करके बताएंगे कि फला बंदे को समझ आ गया। हरीबा को समझ आ गया। माइन को समझ आ गया। माइन को समझ आ और माहीम, शेख, अब्दुल रहमान कौन बोलेगा? माइन को समझ आ गया। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब बोलो सर ये सारी बात तो हमें पता है, आपने सुला दी हमको। बेटा यही बात अगर पता है तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो सर इसी तरीके से आपके पास जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये आपको ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, सही है। तो इसकी 3 साइड्स होती हैं। अंदर वाले को हम कहते हैं एंगल। तो उसके अंदर कितने एंगल हैं भाई? 1 2 3। बाहर वाले को हम कह देते हैं वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3, 3 वर्टेक्स हैं, सही है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार इसको सॉल्व कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि यार इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम कुछ फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। उन फंक्शंस का काम ये होगा कि जब उनको आप डिग्री आपको पता है क्या चीज़ होती है? एंगल जिसको हम कहते हैं। तो जब हर एंगल पे हर फंक्शन एक डिफरेंट वैल्यू देगा। सर व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन यानी कि जैसे लॉग है ना, लॉग भी एक फंक्शन है। लॉग के टेबल में जाके log 4 की वैल्यू देखते हो, log 5 की वैल्यू देखते हो। तो लॉग एक फंक्शन है जो 1 2 3 हर नंबर पे एक अलग वैल्यू देता है। इसी तरीके से फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज होती है जो हर वैल्यू पे अलग नंबर आंसर देता है, हर डिग्री पे अलग आंसर देता है। साइन 1 अलग आंसर देगा, साइन 2 अलग आंसर देगा, साइन 3 अलग आंसर देगा। तो साइंटिस्ट ने 3 बेसिक फंक्शन निकाले तो 2, लेकिन 3। पहला उन्होंने निकाला साइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SIN भी कहते हैं। दूसरा उन्होंने निकाला कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में COS कॉस भी बोलते हैं। और तीसरा उन्होंने निकाला टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TAN भी बोलते हैं। और टेंजेंट बेसिकली कैसे बना होता है? टेंजेंट बना होता है साइन ओवर कॉस से, ठीक है। साइन को कॉस से डिवाइड कराते हैं तो आपके पास टेंजेंट आंसर आ जाता है। एनीवेज, तो सर ये उन्होंने निकाले फंक्शन। तो उन्होंने कहा कि यार जब तुम साइन को डिग्री पे सॉल्व करोगे ना तो हर साइन अलग वैल्यू देगा। साइन 0 डिग्री अलग आंसर देगा, साइन 1 डिग्री अलग आंसर देगा, साइन 90 डिग्री अलग आंसर देगा। इसी तरीके से cos 0 अलग आंसर देगा, cos 90 अलग आंसर देगा। इसी तरीके से हर फंक्शन हर एंगल पे अलग अलग आंसर देगा। बात समझ में आती है सबको? फिर इन्होंने बोला कि यार चलो ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई। फिर उन्होंने, आपको एक बात पता है कि उन्होंने बोला कि यार एक ट्राइंगल की एक किस्म होती है, कसम कह रहा हूँ, वो किस्म मुझे यहाँ मिल जाए। 1 सेकंड, वन नोट नॉट रिस्पॉन्डिंग। खैर नहीं मिल रही, मतलब ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। वो किस्म ये होती है बेटा कि आपका पता कर रही है, आपने लाइन ड्रॉ की, ये आपने एक लाइन ड्रॉ की और ये आपने एक लाइन ड्रॉ की। वो किस्म ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बन रहा था? 90 डिग्री, सब बच्चों को याद है। तो 90 डिग्री को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे एंगल बना दिया, यहाँ पे एंगल बना दिया। सर क्यों एंगल बनाया? मैंने अभी आपको बताया ट्राइंगल का मतलब ही यही होता है कि 3 एंगल, ठीक है। तो सर 90 डिग्री की ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप यहाँ पे स्क्वायर डब्बा बना देते हो। और उसकी एक और पहचान ये भी होती है कि वो लाइन एकदम स्ट्रेट होती है। आप देख सकते हैं लाइन एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे?
इसी तरीके से इन्होंने कहा ये जो लाइन है जिसपे दो एंगल्स रेस्ट कर रहे हैं, इस लाइन को हम कहेंगे बेस, और परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाली लाइन को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बात सब बच्चों को समझ में आती है? ठीक है, ये नाम है सिंपल ट्राइंगल के। सर एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, यानी कि ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। सर जिस साइड पर दो एंगल रेस्ट कर रहे हैं उस साइड को हमने बेस का नाम दिया, और सर ये वाली साइड जो कि परपेंडिकुलर की लाइन बना रही है इसको परपेंडिकुलर का नाम दिया। बहुत आसान सर। अगेन ये आपकी 90 डिग्री की लाइन है, इस पे एक एंगल, इस पे एक एंगल है। 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, जिस पे दो एंगल रेस्ट कर रहे हैं वो बेस, और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर। अगेन सर ये आपका एक ट्राइंगल बना, ये 90 डिग्री, ये एंगल, ये एंगल। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज जिस पे दो एंगल रेस्ट कर रहे हैं वो बेस, और ये वाली स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। सबको ये बात समझ में आती है? सर अगेन एक और ट्राइंगल बना है, ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल, ये एंगल। कशमाला बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है कशमाला? हाइपोटेन्यूज बी वाला। सर 90 डिग्री के ऑपोजिट और ए वाला जो है वो बेस है। नहीं नहीं नहीं, ए वाला जो है, हाँ हाँ, और वो सी वाला बेस है। ठीक है सर, और बेस कौन सा है? सी वाला। ठीक है, बी वाला बेस है, और परपेंडिकुलर सी वाला बेस है, सी। सी वाला बेस है। अच्छा, फिर परपेंडिकुलर ये बी वाला। ठीक है। अच्छा भाई, ये तो एक ऐसी नॉर्मल रफी प्रैक्टिस थी, ये इतनी ज्यादा अहम नहीं है आप लोगों के लिए। आगे चलें तो सर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वैल्यूज पे एक आंसर देते थे। उन्होंने कहा कि यार किसी भी ट्राइंगल में इस तरीके से आपके पास 3 साइड्स होती हैं, क्या है, कैसे ट्राइंगल बनाया मैंने? ठीक है भाई, तो उन्होंने कहा कि यार एक साइड जो है, अब ड्रॉ करना है भाई, ये आपकी 90 डिग्री है, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल है, इसकी जितनी ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। उन्होंने कहा कि यार जो साइन है और जो कॉस है और जो टेंजेंट है, ये तीनों एक फंक्शन के थ्रू, एक फॉर्मूले के थ्रू एक्ट करेंगे। वो फॉर्मूला है सम प्यूपिल है curly brown hair till painted या परमानेंट ब्लैक। तो सर आपने ये लाइन रट्टा लगा ली सम पीपल हैव, यानी कि सम पीपल हैव। सर ये जो एस है ये डोनेट हो रहा है साइन के, तो सम पीपल हैव यानी कि पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव अपॉन यानी कि हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हेयर, सी फॉर करली यानी कि कॉस, ब्राउन हेयर यानी कि बी फॉर बेस, और एच बाद में आ रहा है तो अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टिल पेंटेड ब्लैक, टी फॉर टेंजेंट, पी फॉर यानी कि परपेंडिकुलर, और अपॉन में कशमाला क्या आएगा? पी और ब्लैक, पी और बी। ठीक है, तो ये इन्होंने निकाल दिया बड़े खतरनाक किस्म के फॉर्मूले। ठीक है, ऐसे कैसे निकाले आपने देख लिया, कैसे निकाले वो आपका काम नहीं है, निकाल दिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब भी आपको साइन निकालना होगा तो साइन निकालने का तरीका ये होगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दो तो हमारे पास साइन का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस को भी कर दो तो हमारे पास कॉस का आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो, और टेंजेंट की निकालनी है तो पी अपॉन बी कर दो। उसके बाद बस इतना काफी है मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है अब आज हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरफ फिर जाते हैं।
सही है भाई। सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको बोलता है कि आपके पास जो है ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, और ये एक वेक्टर है। और इसका नाम उसने दे दिया एफ। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि कोई वेक्टर होता है और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि दो चीजों को प्लस करता हूं तो मेरे पास एक आंसर आ जाता है। 3 + 2 का हमारा आंसर क्या है? 3 + 2 का हमारा आंसर क्या है? हेलो, 3 + 2 का हमारा आंसर बता दो बेटा। किसी पूछ रहे आपकी आवाज इतनी हल्की आ रही है तो सुना ही नहीं कुछ। 3 + 2 आंसर क्या बताऊं उसमें? आंसर 3 + 2 का अल्लाह कोई और बता दे क्या भाई, बोले? वापसी बोले। कोई और बता दे। 3 + 2 जल्दी से। 5। आवाज ठीक है, इतनी हल्की आ रही है। हाँ तो मसला हो रहा है, नेट का मसला हो रहा है। ठीक है, तो भाई ऐसा है 5। सर ये जो 5 है मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि सर 5 = 3 + 2। तो मैंने कहा बेटा ये जो 3 + 2 आपने कहा ये कंपोनेंट है 5 के, 3 भी और 2 भी, यानी कि 3 और 2 को ऐड करूँ तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दो वेक्टर्स को ऐड करूँ तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और जो मैं ब्रेकअप बना रहा हूँ यानी कि 5 का 3 + 2 का ब्रेकअप बना रहा हूँ ना, ये मेरे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में या ब्रेकअप में तोड़ सकता हूँ। और ये कंपोनेंट ऑफ ब्रेकअप जो होता है किसी भी वेक्टर का वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि सर परपेंडिकुलर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या? ये स्ट्रेट लाइन मैंने यहां से खींची और ये स्ट्रेट लाइन मैंने यहां से खींची। ठीक है, तो ये मेरे पास इनके वो आ गए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। यहाँ पे मैं इसको ओ नाम दे देता हूं और इस एंड को नाम दे देता हूं ए। ठीक है, नाम दे रहा हूँ, सिंपल कुछ नहीं कर रहा। ये एरो हेड को ए नाम दिया और यहाँ पर इसको ओरिजिन को ओ नाम दिया। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो ये अब एक वेक्टर का मैंने ब्रेकअप ये बनाया और एक ब्रेकअप ये बनाया, तो इसका नाम ए है, इसको बी दे दिया और ये वाले को सी पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार जो ब्रेकअप मेरा बी पे गिरा है यानी कि एक्स एक्सिस पे गिरा है, इसको मैं बोल देता हूँ, अभी मैं इसको चलो कुछ नहीं बोलता। ठीक है, अभी मैं इसको कुछ नहीं बोलता। तो मैंने अभी सिर्फ वेक्टर को नाम दिया। यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? जी। जी। ठीक है भाई, सबको समझ में आती है? सब बताएं जल्दी से। नहीं, आपकी आवाज इतनी हल्की आ रही है, इतनी टक्करी, समझ में ही नहीं आया आपने क्या समझाया अभी। रिकॉर्डिंग में देख लेना कश्माला, क्योंकि अगर मैंने अब तुम्हें वापसी समझाना शुरू किया ना तो क्लास ऑफ हो जाएगी, फिर ये चैप्टर नई नई क्लास पे चला जाएगा। अब ये एंड हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भाई, अब सर इसके बाद क्या होगा? सर आपको फॉर्मूला पता है? ठीक है, फॉर्मूला ये कि अल्लाह आपका भला करे। अच्छा पहले मैं इसको, अच्छा इसको नाम दे रहा था मैं, तो मैंने कहा कि यार ये जो नाम है ये एंगल है मेरा, ये मेरा एंगल है। इसी तरीके से ये मेरा एंगल है और ये मेरा एक एंगल है। ठीक है, और ये मेरा एक एंगल है। अभी मैंने आपको ऊपर एंगल बना के एक फंक्शन एक्सप्लेन करके आ रहा था। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अभी वो फंक्शन यहाँ लगेगा। अच्छा सर, ये जो आपने एफ का ब्रेकअप बनाया है एक्स एक्सिस पे, ये इसको नाम दे दें एफ एक्स और इसको नाम दे दें एफ वाई। सर ये ब्रेकअप आप कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से उठा के अपनी मर्जी का, कौन सा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक नंबर है 5, तुमने तुमने बोला सर इसका ब्रेकअप होता है 3 + 2। इसी तरीके से मैंने कहा तुम्हारे पास एक वेक्टर है एफ, मैंने कहा इसको ब्रेक करो।
मैंने आपको एक बात बता दी बस कि जब भी कोई भी वेक्टर ब्रेक होता है वो हमेशा अपने परपेंडिकुलर हो जाता है फॉरी। तो तुमने फॉरी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तुमने कहा सर एक परपेंडिकुलर यहाँ गिर रहा है और एक यानी कि एक वाई एक्सिस पे गिर रहा है परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिर रहा है। जो हाँ से ओरिजिन से लेकर उस परपेंडिकुलर के गिरने तक के आपने बोला सर एक वेक्टर ब्रेकअप है और इस परपेंडिकुलर के ओरिजिन से लेके गिरने तक का दूसरे वेक्टर का ब्रेकअप है। तो सर जो वाई एक्सिस का ब्रेकअप है उसका नाम आपने एफ वाई दिया और जो एक्स एक्सिस का ब्रेकअप है उसका नाम आपने एफ एक्स दिया। आप देखिए मेरे हर वेक्टर के ऊपर एरो हेड है, इसका मतलब वो मेरा वेक्टर है, और अगर मैं एरो हेड नहीं लगाऊंगा तो मैं गलती कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि बेटा फॉर्मूला होता है कि क्या होता है फॉर्मूला, सम पीपल है करली ब्राउन हेयर पेंटेड ब्लैक। ठीक है, तो सर उस हिसाब से सबसे पहले तो सम पीपल है, सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पर सर, परपेंडिकुलर आपका ओ से लेकर सी तक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, हाँ अब जरा ध्यान से सर ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड सर ये ओ ए, वेरी गुड कश्माला। तो सर ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू बीच से ओ ए ओ सी अपॉन ओ ए। ठीक है सर ओ ए चला गया, ओ ए इसके साथ चला गया, ओ सी इधर आ गया। ओ ए क्या है सर, ओ ए जो है ना ओ ए, ठीक है यहाँ तक बात सबको समझ में आती है, सबको यहाँ तक बात समझ में आती है जी ठीक है सर। ओ ए क्या है आप देख लें सर, ओ से लेकर ए तक क्या एक वेक्टर है और वो वेक्टर हमारे पास एफ है, साइन थीटा अपनी जगह पे रहा। ओ सी क्या है सर, ओ से लेकर सी तक भी एक वेक्टर मौजूद है और वो आपके पास एफ वाई है। तो आपके पास आंसर आया सर एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के। फिर आपने सर एक तो ये साइन का फंक्शन पढ़ा, दूसरा फंक्शन आपने पढ़ा कॉस का, कॉस करली ब्राउन हेयर बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सर इधर आ जाओ, सर यहाँ पर बेस क्या है, करली ब्राउन हेयर, ठीक है ओ बी ओ बी, वेरी गुड, अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ओ ए ए। अच्छा भाई, तो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि cos थीटा इक्वल्स टू ओ बी और ओ ए चला जाएगा cos थीटा के साथ, ओ ए किसके बराबर है, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस सर एफ के बराबर है, एफ cos थीटा इक्वल्स टू, और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। एफ एक्स तो सर आपका आंसर आया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ cos थीटा, कोई मसला। तो सर आपके पास जो एफ वेक्टर था वो दो वेक्टर्स में टूटा था, एक वो एफ एक्स में टूटा था और एक वो एफ वाई में टूटा था। एफ एक्स का फॉर्मूला ये रहा, एफ वाई का फॉर्मूला ये रहा, कोई मसला, कोई मसला नहीं नहीं, ऑल क्लियर। जी जी मैं जरा ऊपर कर रहा हूँ, जरा डायग्राम को देख लो, कोई मसला तो नहीं है। एक सवाल था जो आप लोगों को पूछना चाहिए था बट आप लोगों ने पूछा नहीं, वो ये कि सर यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल तो सर ये है और दूसरा ट्राइंगल सर ये है। आपने जब एफ वाई को सॉल्व किया तो आपने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया और जब आपने एफ एक्स को सॉल्व किया तो आपने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया। ये सवाल किसी बच्चे ने नहीं पूछा, इसी वजह से मैं बीच में रुका भी था, पॉज भी दिया था मैंने समझाते वक्त। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोगों ने सवाल तो नहीं पूछा, बहुत अच्छा सवाल था, अगर कोई पूछता
लेकिन इसका जवाब ये भी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये वाला ले लेता तो मैं अगर ये वाली साइड लूँ तो या ये वाली साइड लूँ, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों एक ही डिस्टेंस को शो कर रहे हैं जो कि एफ एक्स है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड लूँ या यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड लूँ तो ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही डिस्टेंस को शो कर रहे हैं जो कि एफ वाई है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता तो यहाँ तो सर एफ वाई नहीं है बेटा, है ना, यहाँ पे ये देखो एफ वाई ये लिखा हुआ, तो सर ये वाला ले लेता तो सर यहाँ पे भी एफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एक साफ सुथरी डायग्राम में बनाने की कोशिश करूँ, ये मेरे पास वेक्टर एफ है, ये यहाँ टूटा हुआ है और एक ये यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एफ एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी एफ एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एफ वाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी एफ वाई है। ये सवाल आपने से किसी ने पूछा, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, ये एक ही बात है, कोई नई बात नहीं है ये। अच्छा भाई, इसके बाद सर तीसरी, इसके बाद लास्ट बात ये है कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोगों ने बचपन में एक थ्योरम पढ़ा है जिसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर के। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर के ऑपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज एफ का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर कौन है खुद एफ वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कौन है एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, ये एफ स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट लूँ तो कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर रूट लूँ तो कैंसिल होगा। ये रूट से कैंसिल, ये बचा एफ वेक्टर, ये कैंसिल होगा या नहीं होगा। ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास f का एक ब्रेकअप। अब सर ये p अपॉन t आप कहाँ से लाएं, ये बस पैथागोरस थ्योरम है, h इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपकी क्लास खत्म होती है, टॉपिक खत्म। कल हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे या फिर मैथ्स करेंगे। ठीक है, बाकी अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया जल्दी से बताओ, या फिर ग्रुप पे ऑडियो ड्रॉप करूँ। क्यों नहीं कटेगा? क्या क्यों नहीं कटेगा? चाहिए ग्रुप पे एक ऑडियो आ रही है, वो सुन लो। मैं एक ग्रुप पे ऑडियो आ रही है, आप सब वो सुन लो। ठीक है, जो